भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान की जोर शोर से तैयारी चल रही है। आजादी का अमृत महोत्सव है। इसके तहत सभी राज्यों में, सभी स्टेट्स में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस अभियान के चलते आज सांसदों की तिरंगा बाइक रैली भी निकाली गई है। लाल किले से ये शुरू हुई और तिरंगा रैली का समापन संसद पर जाकर हुआ। आजादी के अमृत महोत्सव की भव्य तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर जिसमें राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र संदेश है, दिलों में उफान मारते देशभक्ति के जज्बात हैं और जुबां पर वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज की तिरंगा यात्रा शहीदों के लिए समर्पित है। आज का ये जो तिरंगा यात्रा में आप जोश देख रहे हैं, ये आजादी के दीवानों का जोश है। ये आज की यात्रा एक समाज में मैसेज देने के लिए ये तिरंगा मेरे देश की शान है, मान है, अभिमान है। आज अद्भुत है और ऐतिहासिक है। तिरंगा यात्रा हम लोग कर रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं और अपील करना चाहते हैं देशवासियों से कि आप 13 से 15 तक प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर में तिरंगा लहराइए और अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने का काम कीजिए और राष्ट्र के प्रति एकजुटता दिखाने का काम कीजिए। सभी लोगों के लिए है कि सत्ता पार्टी और विपक्ष नहीं, राष्ट्र तो सबके लिए है, तिरंगा सबके लिए हमारी शान है। 15 अगस्त पर जो लाल किला स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूब जाता है, वो लाल किला इससे पहले ही तिरंगे की आन बान शान से भर उठा। लाल किले की सड़कें तिरंगामय हो उठी। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए सांसदों ने लाल किले से तिरंगा रैली निकाली तो पूरी फिजा तीनों रंगों में समाहित हो उठी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लाल किले से विजय चौक तक हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सांसदों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा चंद गज का कपड़ा नहीं, तिरंगे की ताकत 130 करोड़ भारतीयों को एकजुट करने की है। और आज आप देख सकते हैं, कोई भी किसी जाति, धर्म, संप्रदाय से हो, सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। एक उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि आगामी 25 साल संकल्पों से भरा हो, कर्तव्य निष्ठा से भरपूर हो और अपेक्षाओं पे हर हिंदुस्तानी के खरा उतरे। ये प्रयास हम सब हिंदुस्तानियों का, भारतीयों का हो। जैसे जैसे तिरंगा यात्रा का काफिला विजय चौक की तरफ बढ़ता गया, पूरी सड़क 3 रंगों में रंगती चली गई। इंडिया गेट के सामने जब ये तिरंगा रैली गुजरी तो दृश्य देखते ही बन रहा था। पूरी सड़क पर सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा छाया हुआ था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है कि इस 15 अगस्त को हिंदुस्तान के हर घर के ऊपर एक तिरंगा होना चाहिए। और इसी मुहिम को पूरा करने के लिए 15 अगस्त तक अलग अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हम इस समय राजपथ पर खड़े हैं, जहां एक तरफ है इंडिया गेट, दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन। आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां नजर आ रहे हैं बाइक रैली पर। आज एक बाइक रैली निकाली गई है जो लाल किले से लेकर विजय चौक तक लगभग 6 किलोमीटर का ये रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग क्षेत्र के सांसद यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बाइकों के ऊपर नजर आ रहे हैं। उन्होंने तिरंगा पकड़ा हुआ है। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो डिस्प्ले पिक्चर है, एक मुहिम जो प्रधानमंत्री द्वारा छेड़ी गई कि 13 से 15 अगस्त अपनी डिस्प्ले पिक्चर, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, चाहे सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हो, इंस्टाग्राम हो, उसके ऊपर जो डिस्प्ले पिक्चर है उसको तिरंगा बनाना है और विश्व भर में तिरंगे का एक मैसेज पहुंचाना है। उसी के लिए यहाँ पर आपको आज ये बाइक रैली नजर आ रही है। दूर दूर से जो झंडे आपको नजर आ रहे हैं, ये सब सांसद द्वारा लिए गए हैं।
केंद्र सरकार देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चला रही है। हर घर हर दिल में देशभक्ति की अलख जगाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगा दी और आज संस्कृति मंत्रालय ने पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए लाल किले से विजय चौक तक तिरंगा रैली निकाली। लोकतंत्र के नुमाइंदों ने आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए आवाम से अपील की। बहुत ही उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी ने जो कॉल दी है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, 13 से 15 अगस्त के बीच में हर नागरिक अपने घर पे तिरंगा लहराएं। इस कॉल के तहत सांसदों ने और मंत्रीगणों ने आज लाल किले की प्राचीर से हम यात्रा निकाल रहे हैं इंडिया गेट तक। तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। 130 करोड़ भारतवासियों की एकजुटता और देशभक्ति का प्रतीक है। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगा रैली के जरिए पूरे देश को यही संदेश देने की कोशिश की। पूरे देश में इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और इस साल 15 अगस्त के मौके पर जब करोड़ों घरों में तिरंगा लहराएगा तो भारत का कोना कोना तिरंगे की शान से लहरा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। लक्ष्य 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का है। इस लक्ष्य को हासिल करने की मुहिम पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। 1 अगस्त से 1,60,000 पोस्ट ऑफिस पर तिरंगे की बिक्री शुरू की जा चुकी है और इसके अलावा बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। हजारों हाथ दिन रात काम में जुटे हैं। सुबह, दोपहर, शाम की अलग अलग शिफ्ट्स में काम हो रहा है। मशीनों की आवाज कभी बंद नहीं होती। तिरंगे को तैयार करने के बाद उसकी पैकेजिंग करके देश के हर राज्य तक पहुंचाना है। हर जिले, हर ब्लॉक, हर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि भव्य तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव जो मनाना है। 13 से 15 अगस्त के दरमियान देश भर के 20,000 घरों में तिरंगा लहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ये तैयारी इसलिए भी है क्योंकि हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। समय कम है और लक्ष्य बड़ा, लिहाजा अनगिनत कारीगर, महिला और पुरुष सभी तिरंगा तैयार करने में लगे हैं। अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग साइजेस में तिरंगा बनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर सूरत तक, नोएडा से लेकर सतना तक आजादी के अमृत महोत्सव की धूम है। तिरंगा तैयार करने का जुनून है। हर घर तिरंगा लहराने का मिशन बड़ा है, जिसका बड़ा दारोमदार सूरत पर है। सभी टेक्सटाइल ट्रेडर्स के पास तिरंगा बनाने के ऑर्डर्स हैं। कईयों के पास 1 करोड़ का ऑर्डर है। 10 अगस्त तक ऑर्डर पूरा किया जाना है ताकि तिरंगे को अलग अलग राज्यों में भेजा जा सके। हमारी कंपनी लक्ष्मीपति ग्रुप करीब 1 करोड़ तिरंगा करीब 10 अगस्त तक अपना जो है ऑर्डर पूरा कर लेगी और इसको सरकारी एजेंसियों के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, तहसील लेवल पर नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर ये हर घर तिरंगा सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह यूपी के नोएडा में भी जोर शोर से तिरंगा बनाया जा रहा है। अलग अलग फैक्ट्रियों में कारीगरों ने दिन रात एक कर दिया है। पीलीभीत में गांव की महिलाएं इस काम में जुटी हैं। सैकड़ों महिलाओं का जोश देखते ही बन रहा है। तिरंगा बनाने की खुशी के साथ ही रोजगार भी मिला है। इनको एक फीस का 5 रुपए भी दिया जाएगा। इसी वजह से ये बहनें बहुत मेहनत से लगातार काम कर रही हैं। झंडा बना रही हूँ इस समय। झंडा, एक झंडे पे मुझे 5 रुपए मिलते हैं। अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ सेवा करती हूँ। और तो और शाजापुर की जेल में बंद कैदी भी तिरंगा बना रहे हैं और इनका बनाया तिरंगा कईयों के घरों में लहराएगा। 13 से 15 अगस्त के बीच लोगों के सहयोग से 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाना है। इसमें सरकारी और निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे। इस अभियान को लेकर सरकार और प्रशासन जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। केंद्र ने 3 तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है जो डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे।
सरकार का ये अभियान लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं चूरू में। देखिए, एक शख्स ने अपना ही एयरक्राफ्ट बना डाला है। अब इसे उड़ाने के लिए जिला प्रशासन की मंजूरी का वो इंतजार भी कर रहा है। और जिस शख्स ने ये एयरक्राफ्ट अपनी पढ़ाई के नाम पे सिर्फ 5वीं तक की उसने डिग्री हासिल की है, लेकिन उसके इसी कारनामे से पूरा इलाका जो है वहां पर उसकी चर्चा भी तेज हो गई है। तो आपको बता दें कि इस शख्स ने जो एयरक्राफ्ट तैयार किया है, अभी फिलहाल उसको इसी बात का इंतजार है कि कब उसको हरी झंडी जिला प्रशासन की तरफ से मिल जाए और फाइनली अपने एयरक्राफ्ट को वो पंख लगा सके। ट्रक बाइक के साथ खड़े प्लेन को देखकर चौंक गए ना। आप सोच रहे होंगे कि सड़क के किनारे खड़ा ये प्लेन क्या कहीं गलती से लैंड तो नहीं हुआ? तो जवाब है नहीं। दरअसल इस प्लेन का आविष्कार ही इसी हालत में हुआ है और ऐसा करने वाले शख्स हैं बजरंग लाल, जिन्होंने खुद का 2 सीटर प्लेन इजाद कर डाला। राजस्थान में चूरू के दसूसर गांव के बजरंग ने सभी को हैरत में डाल दिया। खास बात यह है कि बजरंग महज 5वीं पास है। पहले मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करते थे, लेकिन प्लेन बनाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च कर डाले। बजरंग को इस प्लेन को बनाने में 8 साल लग गए। इस प्लेन की डिजाइन में उन्होंने हर एक चीज का ख्याल रखा है, जिसमें जीपीएस से लेकर जरूरी सभी इक्विपमेंट लगाए गए हैं। फ्यूल के लिए इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल होना है। हालांकि बजरंग के इस प्लेन का टेस्ट अभी नहीं हुआ है और इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से मंजूरी मांगी है। हवाई जहाज का एक डिजाइन याद किया गया है, तो उसमें सबसे पहली तो मैंने इनको हिदायत यही दी है कि आप इसकी सुरक्षा के प्रति जो सर्टिफिकेशन है उसको कराने से पूर्व किसी भी प्रकार से इसका इस्तेमाल वर्तमान में ना करें। दूसरा, एक बार उसकी सर्टिफिकेशन हो जाती है तो हम कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तकनीकी संस्थान में के साथ इनको उनकी मदद दिलवाते हुए और इनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को जिस ऊंचाई तक ले जाया जा सके वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें। बजरंग का दावा है कि ये प्लेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की उड़ान भरने के काबिल है। डायरेक्शन, स्पीडोमीटर और खुद से बनाए गए सेंसर इसमें लगाए गए हैं। एयरक्राफ्ट कितनी ऊंचाई पर है ये भी डिस्प्ले में दिखाई देगा। फिर इसमें पेट्रोल है, 45 लीटर का टैंक है, 180 किलोमीटर तक ये भाग सकता है, उड़ सकता है। ये बनाया हुआ है एल्युमिनियम और स्टील और लोहे का। कुछ जो प्लास्टिक का भी सिस्टम लगाया हुआ है। सारा सिस्टम जीपीएस सिस्टम में भी लगाया हुआ है। सेंसर भी खुद हाथों से बनाए हुए हैं और मोबाइल और सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम उसमें डाला हुआ है। बजरंग के इस आविष्कार की इलाके में चर्चा है। बजरंग के टीचर को भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि पढ़ाई के दौरान भी बजरंग एक औसत छात्र ही रहे। बावजूद इसके ये 2 सीटर प्लेन बनाने का हुनर चौंकाने वाला है। आसपास के लोग भी बजरंग का लोहा मानने लगे हैं। जिस तरह से कोई भी अधिकारी जो सक्षम हो इसको संबल देकर किया जाए तो मैं समझता हूं कि ये काफी तरक्की कर सकता है। और काफी इसने पहले भी ड्रोन बनाए, ड्रोन बना करके फिर उसके बाद में हमेशा ये कुछ न कुछ करता ही रहता है और ये चाह रहा है कि मैं अब और ज्यादा कोई और बनाऊं और इसको उड़ने की मुझे इजाजत मिल जाए तो मैं उड़ा करके दिखाऊं। बहरहाल बजरंग अब अपनी मेहनत को आसमान तक पहुंचाने के लिए बेकरार हैं। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब वो अपने बनाए प्लेन से हवा में सफर कर सकेंगे और अपने ख्वाब को हकीकत में बदल सकेंगे। चूरू से विजय चौहान, गुड न्यूज टुडे। और अब बात इंग्लैंड में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के मिशन मेडल की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 42 साल की लवली चौबे, 41 साल की पिंकी, 34 साल की रूपा रानी तिर्की और 33 साल की नयनमोनी सेकिया ने इतिहास रच दिया है। इन चारों ने राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में भारत को पहला पदक दिलाया, वो भी स्वर्ण पदक। बेटियों की इस कामयाबी पे पूरे हिंदुस्तान को गर्व है।
42 साल की लवली चौबे, 41 साल की पिंकी और 34 साल की रूपा रानी टिर्की और 33 साल की नयन मोनी सेकिया। इन नामों और चेहरों को कल तक हिंदुस्तान में कम ही लोग जानते थे, लेकिन आज ये इंडिया की गोल्डन गर्ल्स हैं। आज पूरे देश को उन बेटियों पर नाज है। आज पूरा हिंदुस्तान इन सुपर 4 चौकड़ी को सलाम कर रहा है। वजह इनके गले में चमकता ये सोने का तमगा है। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में इन बेटियों ने इतिहास रच दिया है। इन चारों ने राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बॉल में भारत को पहला पदक दिलाया, वो भी स्वर्ण पदक। फाइनल मैच में भारत ने अच्छी शुरुआत करते हुए 1-0 की बढ़त बना ली। फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने मैच में वापसी करते हुए स्कोर 2-1 पर पहुंचा दिया। मैच के हर राउंड में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। एक समय 7-2 से आगे चल रही टीम इंडिया मैच में कुछ समय के लिए लड़खड़ाई, जिसका फायदा साउथ अफ्रीका ने उठाया और मैच 8-8 की बराबरी पर पहुंच गया। 13 राउंड तक दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। अंत में भारतीय टीम ने 17-10 से मैच अपने नाम कर लिया। इस गुमनाम खेल की इन गुमनाम स्टार्स ने अपनी चमक बिखेरी तो दुनिया दंग रह गई। उम्र के जिस पड़ाव पर लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, उस उम्र में इस चौकड़ी ने इतिहास रच दिया है। इनमें लवली चौबे झारखंड से आती हैं, जो पुलिस कांस्टेबल है। नयन मोनी साकिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करती हैं। पिंकी दिल्ली के एक स्कूल में टीचर हैं, जबकि रूपा रानी झारखंड में जिला खेल अधिकारी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि लॉन बॉल है क्या, ये कैसे खेला जाता है, इसके नियम क्या हैं। बुनियादी तौर पर लॉन बॉल एक आउटडोर गेम है जो समतल मैदान पर खेला जाता है। हालांकि कुछ एक जगहों पर इसे इंडोर में भी खेला जाता है। इसमें कुल 4 फॉर्मेट होते हैं, जिसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल या 4 खिलाड़ियों की टीम हिस्सा लेती है। इस खेल के नियम बेहद दिलचस्प हैं। इसमें खास किस्म की गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वजन 2 किलो तक हो सकता है। खिलाड़ी गेंद को रोल कराते हुए धकेलते हैं। इस बॉल को जैक यानी लक्ष्य तक पहुंचाना होता है, और वो लक्ष्य होता है मैदान में रखी पीली या सफेद रंग की बॉल। इसी आधार पर खिलाड़ियों को अंक मिलते हैं। मैदान के जिस हिस्से से खिलाड़ी गेंद को रोल कराने की शुरुआत करते हैं, उससे लक्ष्य की दूरी 23 मीटर की होती है। ऐसा नहीं कि ये खेल कॉमनवेल्थ में पहली बार दुनिया की नजर में आया है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो साल 1930 से ही लॉन बॉल कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा रहा है। इंग्लैंड इस गेम का चैंपियन रहा है। इंग्लैंड ने लॉन बॉल में अब तक कुल 51 मेडल जीते हैं, जिसमें 20 गोल्ड, 9 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। तो देखिए, देश की इन गोल्डन गर्ल्स पर पूरा देश फख्र महसूस कर रहा है। अब इस खेल के बारे में बताते हैं। लॉन बॉल, जिसमें गोल्ड मिला है हमें, एक ऐसा खेल जिसके बारे में बेहद कम लोग जानते होंगे, लेकिन इन बेटियों की कामयाबी के बाद अब हिंदुस्तान में इस गुमनाम से खेल की चर्चा और भी ज्यादा होने लग गई है। लेकिन जीत के बाद इन सभी खिलाड़ियों से हुई एक्सक्लूसिव बातचीत आपको दिखाते हैं, सुनिए। रूपा, नयन मोनी, ये वो नाम है जिन्होंने भारतीय खेलों में रच दिया इतिहास। ये लड़कियां हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में देश को दिलाया है पहला गोल्ड मेडल। क्या था कल रात से लेकर और अभी तक, लाइफ बदल गई? हाँ, बिल्कुल लाइफ बदल गई। वो जो हमने सोचा था कि करना है, एक टीम वर्क के द्वारा अच्छा करना है, भारत को स्वर्ण दिलाना है, वो हमने आज किया। हमारी मेहनत, कई महीनों की मेहनत आज हम लोगों को रंग लाई। 2010 से शुरुआत हुई थी, लेकिन 2022 आ गया जब आपको गोल्ड मेडल मिला। इस बीच बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, कैसे इस पूरी टीम ने अपने आप को मैनेज किया? हम लोग अपना स्टेट में प्रैक्टिस करते रहा, और ऊपर से हम लोग एशिया पैसिफिक और एशियन चैंपियनशिप भी खेला 20 में, 2010 से 20 में। तो हम लोगों का सबका मेडल भी है। तो उस हिसाब से हम लोगों को एक ही मन में था कि एशिया पैसिफिक में, एशियन चैंपियनशिप में मेडल लेने से नहीं होगा, हम लोगों को कॉमनवेल्थ में करके दिखाना है। तो उस जुनून से हम लोग इस बार कैंप में आया और कॉमनवेल्थ में उतरा, तो इसीलिए हम लोग सफल हो पाया। कोच नहीं था, सपोर्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन आप लोगों ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से ये मेडल हासिल कर लिया। कैसा रहा ये सफर? बहुत ही अच्छा रहा। कठिन तो था, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है। बिना मेहनत के तो कोई भी चीज नहीं मिलता है ना। आज मेहनत किए तो रंग लाया, तो आज ज्यादा खुशी हो रहा है। बिल्कुल खुशी होगी भी, क्योंकि गोल्ड मेडल मिला है। अगर बात की जाए कि कॉमनवेल्थ गेम्स को छोड़ देते हैं, इससे पहले बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स थे जहां पर आपकी फेडरेशन ने और आप लोगों ने खुद मिलकर फंडिंग की टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। वो दिन और आज का दिन, आपको लगता है सब कुछ बदल चुका है आपके लॉन? ऑफ कोर्स इसके लिए नीड थी हमें एक मेडल की, वो आज हम लेके आए, और जो लेके आए वो सीधा कॉमनवेल्थ है। जबकि एशियन वगैरह में भी हमारे मेडल है, एशिया पैसिफिक में मेडल है, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ और है। जो एक कलर है और जो वेटेज है इस गेम की और इस कॉमनवेल्थ में, वो एब्सोल्युटली मतलब
अनरिमार्केबल, स्पीचलेस हूँ मैं इस समय कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। लेकिन मैं आपको एक कहना चाहूँगी, एक मैसेज इंडिया को, कि उनकी प्रे के लिए, मेरी फैमिली के लिए, माई लव, माई फैमिली, माई साई बाबा एंड माई सपोर्टर्स, माई स्कूल चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, माई डिपार्टमेंट, एंड लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच, एंड मीडिया ऑल्सो। थैंक यू। तो देखा आपने, ये जो खिलाड़ी है बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है। ये कलर, इस कलर की बात ही कुछ और है। बर्मिंघम से नितिन श्रीवास्तव। टेबल टेनिस में गोल्ड जीतने वाली पुरुष टीम के लिए ये सफलता कितनी अहम है, इस जीत के क्या मायने हैं, खुद इस टीम के खिलाड़ियों ने GNT पे अपनी भावनाएं शेयर की। देखिए टेबल टेनिस टीम के साथ एक एक्सक्लूसिव चैट। टेबल टेनिस की मेंस टीम ने कमाल कर दिया है और गोल्ड मेडल हासिल किया है, अपना टाइटल डिफेंड किया कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेरे साथ शरत है, मेरे साथ हरमीत है। और एक बड़ी चीज, टाइटल डिफेंड करना और उसको कंटिन्यू करना, वो फॉर्म कंटिन्यू करना कितना आसान था, या फिर ये कहें कि इस टीम के लिए बहुत ही एकदम इजी रहा ये सब? नहीं, बहुत ही मुश्किल रहा। स्कोर पे मत जाइए, लेकिन काफ़ी मुश्किल सफ़र था। और ऑन द वे नाइजीरिया को हराना सेमीफाइनल में, फिर सिंगापुर को 2 बार हराना, तो काफ़ी मुश्किल रहा। और तीनों ही अच्छे फॉर्म में थे, तो ये ज़्यादा बार हुआ नहीं है और ये पहली बार इतने अच्छे फॉर्म में हम तीनों थे, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे हम कि यहाँ से हम गोल्ड मेडल लेके जा सकते हैं। शरद भाई, आपसे मैं ये समझना चाहूँगा क्योंकि सिंगापुर को हमने 2 बार बीट किया है और आपका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं इस टीम में। आपको क्या लगता है कि सिंगापुर को हराना जो है इस टीम के लिए पहले से जो प्लान था वो वर्कआउट हुआ? हाँ, हमें पता था, जैसे टीम में हमने उनको हराया था, उनका अलग दूसरा टीम पुटिंग थी, तो फाइनल में हमें पता था कि वो चेंज करेंगे, क्योंकि सेमीफाइनल में भी चेंज करके ही जीते हो। बट एट द सेम टाइम प्रेशर हमारे ऊपर था, क्योंकि हम फेवरेट्स हैं, हम उनको हराए हैं और उनको दे हैव नो प्रेशर हमारे साथ, तो बिंदास खेल रहे थे। बट आई थिंक डबल्स जैसे शुरू किया हमने, वी कुड पुट द प्रेशर ऑन देम। फिर 1-1 मेरे मैच में द ओपोनेंट प्लेड, चू क्लैरेंस जो है अच्छे खेले। आई थिंक उसके बाद सत्यन ने अच्छा कमबैक किया फर्स्ट गेम, वहीं से मैच स्लोली स्टार्टेड बैक टू कम, मतलब हमारा फेवर में आने का शुरू हुआ था। फिर बाद में जब हरमित अंदर गया था, आई थिंक दैट्स अ फैंटास्टिक मैच, मतलब क्लिनिकली जो ख़त्म कर दिया उस मैच को। इट्स मतलब वो दिखाता है कि हमारा टीम कितना स्ट्रांग है। अभी हमारे पास और भी अलग अलग डिसिप्लिन्स में हमारे पास चांसेस हैं। आपको टेबल टेनिस का क्या अभी आपको होप लगता है इन डिफरेंट डिसिप्लिन? आगे और भी मेडल्स आएंगे, सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स है, तो हम अच्छे कॉन्फिडेंस में हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, तो अभी भी आगे और भी मेडल्स लेके आने का कोशिश करेंगे। देखिए, लॉन बॉल की आपने बात देख ली, टेबल टेनिस की बात कर ली, अब वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं। भारत के वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। उन्होंने 96 किलो वर्ग में ये मेडल अपने नाम किया। विकास ने कुल 346 किलो वजन उठाया और विकास की तैयारी और आगे की प्लानिंग को लेकर हमने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग ऐसा इवेंट है जहां से लगातार मेडल्स आ रहे हैं और आज फिर सिल्वर मेडल आया विकास की तरफ से। विकास इस वक्त हमारे साथ है। विकास, आपके पास एक पहले से सिल्वर था, फिर ब्रॉन्ज और फिर इस बार सिल्वर, लगातार 3 बार जो है आपने मेडल हासिल किया। कैसा रहा ये सफर? सर, सफ़र काफ़ी अच्छा रहा जी। हमें जो हमारी जो स्पोर्टर हैं वेट लिफ्टिंग को जिन्होंने सपोर्ट किया, अभी पिछले मैं 12-13 साल से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो पिछले 2 साल से चेंज आया है, जितना पब्लिक को पता लगा कि हाँ स्पोर्ट्स भी कुछ है। अभी ओलंपिक से पहले बहुत अच्छा माहौल था और इधर आके जैसे भी हमारे प्लेयर आए तो एयरपोर्ट पे काफ़ी उन्होंने मतलब हमारा सम्मान करके भेजा हमें, तो काफ़ी अभी बहुत चेंज आया है। और मेरी ये तीसरी कॉमनवेल्थ गेम्स थी और मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी मम्मा जी का बर्थडे है, 2 अगस्त का दिन है आज, उनका बर्थडे है और मैं ये मेडल उनको डेडिकेट करना चाहूँगा एज ए गिफ्ट। अच्छा, आप अगर बताएं अपने इस इवेंट के बारे में, स्नैच आपका जो था और क्लीन एंड जर्क, दोनों में आपने जो है कंबाइंड लिफ्ट में अच्छा परफॉर्म किया। पहले से प्लान था कि मेरा क्या टारगेट है, कितना मुझे लिफ्ट करना है? जी, टारगेट जी मेरा था, मुझे ये था कि 155 और 195 करना है। इस पे हमें मेडल श्योर था, मतलब इस पे मेडल आ जाएगा, क्योंकि हमारे कोचेस की स्ट्रेटेजी बनाई थी हमने कि इस पे हमारा मेडल जाएगा।
तो क्लीन जग में हमें संतुष्टि होगी, 91 से हमें मेडल आ गया, तो ये काफी अच्छा रहा। मैंने अपना बेस्ट किया, जिसमें ट्रेनिंग के हिसाब से मैं ट्रेनिंग में 85 स्नैच करके आया था, यहाँ मैंने 55 की। मैंने अपना बेस्ट किया और अपना जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में गया। और बात करनाल की करते हैं, जो खेलों का नया तीर्थ बन गया है। करनाल की बेटियां मीराबाई चानू को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। वेट लिफ्टिंग में करनाल की बेटियां भारत को गोल्ड मेडल दिलाना चाहती हैं। इन दिनों भारत में वेट लिफ्टिंग का क्रेज कितना बड़ा है, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दमखम लगाती, खुद को आजमाती ये भारत की नई पीढ़ी है जो भारत का परचम लहराना चाहती है। तस्वीरें करनाल के कर्ण स्टेडियम की हैं, जहां हर दिन की सुबह से ही ये बेटियां अपने बाजुओं की जोर आजमाइश करती हैं। इन सभी की आदर्श मीराबाई चानू हैं, जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड जीता है। चानू की जीत महिला खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा ही नहीं, बल्कि बेटियों के सपने पूरे करने का रास्ता भी खोला है। घर और समाज के प्रतिबंध के कारण खेल में बेहतर नहीं दे पाने वाली बेटियां इसे चुनौती के बीच अवसर के तौर पर ले रही हैं और नई संभावनाओं की उड़ान भरने के लिए अपने को मजबूत करने का इरादा पक्का कर लिया है। मैं यहाँ पे 4 महीनों से आ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे देश के लिए मेडल आ रहे हैं, वैसे ही मैं भी अपने देश के लिए मेडल लाऊं और सिल्वर और ब्राउन्स नहीं लाना, मेरे को गोल्ड ही लाना है। मैं मेडल लाके अपने करनाल का और हरियाणा और अपने गांव नलवी कला का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ वेट लिफ्टिंग करने। कॉमनवेल्थ में अब की बारी जो है जर्मी लाल रंग का मेडल आया है और गोल्ड आया और मीराबाई चानू का, तो मैं इनकी तरह मेडल लाना चाहता हूँ कॉमनवेल्थ में। जिन लड़कियों को वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं, ये हर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तय करके इस स्टेडियम में आती हैं। ये भी चाहती हैं कि वेट लिफ्टिंग में अपना दबदबा बनाकर पूरी दुनिया में भारत और अपने परिवार का नाम रोशन करें। मेरे को साल होने वाला है, 1 महीने के बाद। कॉमनवेल्थ में जैसे मेडल आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। जैसे मीराबाई चानू का गोल्ड आया, जेरेमी का गोल्ड आया। मैं देश के लिए मेडल लाना चाहती हूँ, उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। घर वालों का भी सपना है कि देश के लिए मेडल आए। भी सारे बच्चे जो यहाँ के स्टेडियम के बच्चे हैं वेट लिफ्टिंग का, तो सारे यही सोच रहे हैं कि हम भी वहाँ जाके अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएं, कभी ना कभी अपने हमारी भी ट्रेनिंग इस हिसाब की हो कि हम आगे जाके अपना वहाँ गोल्ड अचीव कर सके। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। नीरज पिछले 4 सालों से वेट लिफ्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। स्टेट लेवल में नीरज ने कई प्रतियोगिताओं में अपनी जीत दर्ज की है। नेशनल वेट लिफ्टिंग की कई प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी निभाई है। मैं एक वेट लिफ्टर प्लेयर हूँ जी। स्टेट में मेरा मेडल है, नेशनल पार्टिसिपेट है जी। जो अब कॉमनवेल्थ गेम चल रही है हमारी, उसमें हर बॉडी वेट कैटेगरी में हमारे मेडल आ रहे हैं जी। और जो हमारे NIS कोच है विजय शर्मा, उसका बहुत बड़ा योगदान है जी, उसकी वजह से हमारे इतने मेडल आए हैं। और अब स्टेडियम में बहुत उत्साह है, देख रहे यार, हर रोज मेडल आ रहे हैं हमारे वेट लिफ्टिंग में। बच्चे बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी, लड़के भी, लड़कियाँ भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत बच्चे आ चुके हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे हमारा मेडल आया जी वेट लिफ्टिंग में। करनाल के इस कर्ण स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग में भारत का दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसी नर्सरी तैयार की जा रही है जो खेल जगत की दुनिया में दूसरे देशों के खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देने में माहिर होंगे। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।